ना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जहां से अपने कंपटीशन में क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब एक क्वेश्चन आपका कोवेलेंट, वंडरवाल और इनका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो इनके केस में भी याद रखना है आपने ट्रेंड्स इन रेडियाई का क्या रहेगा। कोई मॉलिक्यूल दे रखा है आपको, देखो यहाँ साइज से लग रहा है किसने ओवरलैपिंग करके बनाया, तो दोनों एटम की कुछ ना कुछ साइज कम होगी है। ये दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, बीच में ये गैप है, सिर्फ नेबरिंग मॉलिक्यूल है, और मेटेलिक सिर्फ कॉन्टेक्ट में। तो हम देख के भी ऑर्डर बता सकते हैं कि यहाँ जो अपना ऑर्डर होगा वो सबसे छोटा इनमें से कौन सा होगा, जो कोवेलेंट रेडियाई है। फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन है, मेटेलिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई बोले, और वंडरवाल में तो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, जो कांटेक्ट में तो है ही नहीं, है ना, ये तो था ही नहीं हमने कांटेक्ट में है। तो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम की डिस्टेंस का हाफ करते, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वंडरवाल रेडियाई। और इस केस में हम देखें तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, वंडरवाल रेडियाई। तो ये भी ऑर्डर हमने ध्यान रखना है जब कंपेयर करना हो। तो हम यहाँ रीजन भी दे सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई कब होती है, जब कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब नेबरिंग जो बॉन्डेड एटम है उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो कुछ ना कुछ साइज तो ओवरलैप करेगी, तो बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो रेडियाई भी क्या आएगी, छोटी आएगी। हम वंडरवाल की बात करें तो दो नेबरिंग मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ ऑर्बिटल का तो ओवरलैप था ही नहीं कुछ भी, तो ये साइज में सबसे बड़ी होगी। और मेटेलिक कांटेक्ट में है दोनों, एडजेसेंट लैटिस में टाइटली पैक है, उस टाइटली पैक एडजेसेंट एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का हाफ मेटेलिक है। तो सबसे बड़ी तो जैसे आपको देख के लग रहा है वंडरवाल है, फिर कौन है मेटेलिक, और सबसे छोटी कौन है, कोवेलेंट रेडियाई, है ना, ये भी आपने याद रखना है। अब इन्हीं से रिलेटेड अगर हम बात करें कि ये एटॉमिक रेडियाई का हमने ग्रुप और पीरियड में ट्रेड स्टडी करना है, उसको स्टडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। क्या होता है देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये आपने नोट डाउन कर लेना है वीडियो को पॉज करके, और नोट्स अपने साथ के साथ तैयार करने हैं आपने। अब इसी के केस में देखो अगर हम बात करें अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी देखो हम यूज करेंगे इसमें बार बार वर्ड, जब भी हम एटॉमिक रेडियाई का ट्रेड स्टडी करेंगे किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो उससे पहले टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखो हम शील्डिंग इफेक्ट बोले या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जैसे नाम से लग रहा है स्क्रीन करना या शील्ड करना, इसका मीनिंग ही क्या होता है, रिपेल करना। अब ये रिपेल कौन करेगा, अगर सिंपली आप देखो तो आपने जनरली ध्यान रखना है कि सेंटर में तो अपना किसी एटम के न्यूक्लियस है, और इसकी बाउंड्री के यहाँ डिफरेंट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम मान ले के एल एम अपनी डिफरेंट सेल है, या इसको आप नंबर दो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी सेल है। अब यहाँ इन सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपकी क्या है डिफरेंट सेकंड सेल में, या ये आपकी कहेंगी थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब अगर हम बात करें देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में या इनके बीच में ये देखें हम, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रिपल्सन को इंडिकेट कर रहा है। हमें सबको पता है कि सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और रिपेल को स्क्रीन या शील्डिंग बोलते हैं।
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, अगर हम ये वाली सेल कंसीडर करके चलें और ये, तो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे इस पे कम हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि ये बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एक ये बाउंड्री बन गई है, एक बीच में कर्टेन पर्दे की तरह हो गया है, तो उसके अट्रैक्शन को कम कर रहा है। ये अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, इस रिपेलिंग प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। या हम ये कहें कि सेकंड सेल वाले थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियस से रिपेल कर रहे हैं, या कहें कि फर्स्ट सेल के सेकंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को कितना रिपेल कर रहे हैं। देखो आउटर इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग में कोई इफेक्ट नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? जिस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी अंदर की सेल वाले इलेक्ट्रॉन कितने फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से रिपेल करवा रहे। देखो यहाँ ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की सेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन से कितना रिपेल करवा रहे हैं, उसी रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। आई होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शील्डिंग इफेक्ट है क्या। यानी रिपल्सन ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसी रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम? स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। सिंपली अगर आप ये देखें कि ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, ये s ऑर्बिटल के अंदर है, ये p के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो s वाले इलेक्ट्रॉन इस p वाले को कितना रिपेल कर रहे हैं? किससे? इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। रिपल्सन ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन, कि s सब सेल के इलेक्ट्रॉन p सब सेल के इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? किससे? न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ना। एक ब्लैंकेट की तरह एक बाउंड्री बन गई है ताकि उसके ऊपर न्यूक्लियर इफेक्ट कम लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो गया है? बढ़ गया है। एक चीज और याद रखनी है, इस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का लगेगा, बाहर वाले का कोई इफेक्ट नहीं है। अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इस बाउंड्री से और न्यूक्लियस के बीच में, वही इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, उसी का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने कंसीडर करना है, आउटर को कंसीडर नहीं करना है। और इसी केस में देखो अगर मैथमेटिकली हम इसको कंसीडर करके देखें, और मैथमेटिकली अगर हमने कंसीडर करके देखना है तो कैसे करते हैं? देखो शील्डिंग इफेक्ट निकालने के लिए इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इट विद हेल्प ऑफ स्लेटर रूल्स, या हम ये कहें कि स्लेटर कांस्टेंट से फाइंड आउट करते हैं, और स्लेटर कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब ये सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालें, है ना, स्क्रीनिंग कैसे निकालें कि कितना मैथमेटिकली स्क्रीन कर रहा है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर हम ये कहें कि आपने स्क्रीनिंग की वैल्यू निकालनी है तो हम मैथमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 0.35 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन n सेल के अंदर। n सेल मीन जिस सेल के इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कर रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, यहाँ प्लस करना है किसको? 0.85 इंटू 0.85 इंटू यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल के अंदर, यानी जो कंसीडर कर रहे हो उससे अंदर वाली
सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। इसके अलावा जितनी भी इनर सेल बच गई है आपकी, यानी 1 इंटू नंबर ऑफ इनर टू n-1, n-1 से अंदर, चाहे 2 कम है चाहे 3 कम है, इस n-1 से अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सबको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारा टोटल करके देखें हम तो क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, देखो ये स्लेटर रूल्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई करते टाइम हमने याद रखना है, देखो ये अपना किसके लिए है, इफ इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडर इज present in S और P सबसेल। अगर जो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, यानी ये जो nth सेल है ये S या P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और इस केस में एक पॉइंट और जो आपने याद रखना है यहाँ इसके अलावा, कि अगर आपका n = 1 यानी आउटर मोस्ट सेल 1 ही है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि 0.35 को आपने रिप्लेस कर देना है बाय 0.30, यानी ये जो 0.35 हम वैल्यू पुट करें, ये फर्स्ट यानी 1s1 या 1s2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 0.30 पुट करना है। कितना पुट करना है, 0.30 पुट करना है। इसी केस में अगर हम बात करें कि आपने कोई डी और एफ के लिए निकालना है ना, एक पॉइंट और याद रखेंगे हम, एस और पी के लिए, और अगर हमें कैलकुलेट करना है इफ इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन बिलोंग टू डी और एफ सबसेल, तो आपने क्या करना है, देखो जो आपकी डी और एन की है वो n, तो क्या करना है आपने यहाँ 0.35 इंटू nth इलेक्ट्रॉनिक, और बाकी सभी को क्या करना है 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कर देना है। तो हम सिंपली किसके लिए निकालेंगे ये वैल्यू, डी और एफ के लिए ना, ये तो मैथमेटिकली जब आपने पूरा डिटेल से निकालना हो। अब इसी को सोल्व आउट करने के लिए कि कितना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कितना लग रहा है इसके ऊपर, इसी को अगर हमने फाइंड आउट करना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, है ना, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर इसको जेड डैश से रिप्रेजेंट करें। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर कर दें, यहां आपका जेड किसको इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इजीली हम किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे स्क्रीनिंग इफेक्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई को कंसीडर करके, ये सब स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे कि रेडियाई का ट्रेड क्या रहेगा इन ग्रुप और पीरियड के अंदर। लेकिन उससे पहले अपना ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट था। अब देखो अगर अपने टू द पॉइंट्स अपने ट्रेड्स के ऊपर आ जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये डिपेंड करता है अपनी कौन सी सेल के अंदर किस टाइप के मॉलिक्यूल्स की आप बात करें। तो हम अगर बात करें ट्रेड्स इन एटॉमिक साइज और रेडियाई, अब अगर देखो हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्टडी करते हैं ग्रुप वाइज और पीरियड के अंदर।
अब सारे इफेक्ट पढ़ने के बाद हम इजीली राइट कब कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई आपकी ग्रुप में तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ध्यान रखना है, ग्रुप में तो क्या होगी, इंक्रीज। देखो अब हम कोवलेंट मेटेलिक इनकी बात नहीं करें, जनरल बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसी को अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, यहां हम ये कहें कि एटॉमिक रेडियाई आपने पिकोमीटर में कंसीडर कर लिए और यहां हम राइट करें एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर जेड को, तो यहां अपनी जो एटॉमिक रेडियाई होगी, हम अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, देखो या एग्जांपल ले ले हम फर्स्ट ग्रुप में हम मेटल्स की बात करते हैं, देखो है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम से बात करें तो अपना ट्रेड जो है वो ऐसे आएगा, देखो लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटासियम है। ये तो साइज स्लाइटली आपको शार्प इंक्रीज दिखाई देगी। उसके बाद पोटासियम के बाद रुबिडियम सीजियम की साइज इंक्रीज होगी लेकिन इनकम्परेबल कम। लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम है ना, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो उसकी हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि लाइफ उसकी बहुत छोटी है। तो इस केस में यहां देखो अगर आप ड्रा करें तो ये तो शार्प इंक्रीज आएगा, ऐसे भी बना सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको क्लियरली इंडिकेट करें। ये साइज इंक्रीज तो करनी है आपने लेकिन ये शार्पली इंक्रीज होगी, ये आपके एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे कि लिथियम सोडियम पोटासियम सीजियम देखें तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज। इसी केस में अगर ग्राफिकली हम बात करें अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, देखो डिक्रीज लेफ्ट टू राइट इन गिवन पीरियड। किसी एक पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज। कैसे डिक्रीज हो रही है, देखो अगर इसको भी हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, हम यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकेंड पीरियड का। सेकेंड पीरियड में देखो हमने यहां पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर हम एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस में। हम इसी केस में बात करें तो देखो आप एटॉमिक रेडियाई है वो कैसे वेरी कर रही है। यहां हम मान के चले लिथियम या सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और नोबल गैस की बात करें तो नियोन है ना, नियोन तो एक साथ अपन कर जाती है तो हम यहां तक बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लिथियम 2 फ्लोराइड तक है ना। नोबल गैस की तो साइज अल्कली मेटल को छोड़ के बाकी से हाईएस्ट ली जाती है तो हम फ्लोरीन तक बात करते हैं, देखो कैसे वेरी करती है। लिथियम से बेरिलियम की साइज डिक्रीज हो जाएगी, बेरिलियम से अगर हम बात करें बोरोन की फिर डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है फिर आपकी क्या होगी, एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा बोरोन से कार्बन फिर आपकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कार्बन के बाद अगर यहां बात करें नाइट्रोजन की तो ये साइज जो यहां डिक्रीज हो रही थी ये स्लाइटली कम हो जाएगी आपकी। इसी के केस में अगर देखें हम स्टेबिलिटी की वजह से यहां जो साइज थी आपकी अगर उसको कंपेयर करके देखें एटॉमिक रेडियाई जो थी अपनी वो हम कार्बन के बाद अगर किसकी बात करें, हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो देखो कैसे आपकी वेरी करती है, स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज आएगा आपका। ये जो आपकी है बोरोन के बाद यहां आपकी है उसी में स्लाइटली थोड़ा सा डीप में आता है, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन का आ गया फिर आपका ऑक्सीजन का आ गया फिर आपका किसका आ गया, फ्लोरीन का। तो ये जो इंडिकेशन दे रहे हैं हमें ये आपका हो गया लिथियम
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहां स्लाइटली चेंज आता है। हम ये मान के चलें कि कार्बन की रेडियाई है वो 77 पिकोमीटर है, तो नाइट्रोजन की 74 पिकोमीटर है, यानी स्लाइटली डिक्रीज आता है ना। तो ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नाइट्रोजन। तो यहाँ स्क्रीनिंग कम हो पाता है ना। पी ऑर्बिटल के अंदर अगर हम देखें, नाइट्रोजन के अंदर 2s2 2p3 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन तो है नाइट्रोजन में, तो ये p वाला स्टेबल ही है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से शिल्डिंग कम हो पाती है, और फिर ऑक्सीजन के अंदर पेयरिंग होगी तो शिल्डिंग बढ़ जाती है ना। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर देख रहे हैं हम, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एडिड इन सेम सेल। देखो अगर यहाँ बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसकी जगह तो हम यूज कर सकते हैं हीलियम, इसकी क्या हो जाएगी 2s1, इसकी क्या हो जाएगी 2s2, यहाँ क्या हो जाएगी 2s2 2p1, यहाँ क्या हो जाएगी 2s2 2p2। तो यहाँ सेकंड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी n जो सेल है आपकी सेकंड ही है, तो सेम सेल में जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। तो ये तो आपने एक ट्रेड याद रखना है कि ग्रुप में इंक्रीज होगी, पीरियड में क्या होगी? डिक्रीज। यहां इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल एट ईच स्टेप, कि हर स्टेप पे एक नई सेल ऐड हो रही है, इसलिए साइज इंक्रीज हो रही है। लेकिन लास्ट में जाके देखें तो कम हो रही है, क्योंकि यहाँ जो हम पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करेंगे तो डीएफ सेल आ जाती है, और डीएफ सब सेल का क्या है आपका? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। पुअर शिल्डिंग है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नई सेल ऐड हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? साइज कम इंक्रीज कर पाएगी, जितना इंक्रीज करना था उसके कंपेयर में साइज क्या होगी? कम इंक्रीज कर पाएगी। तो इसी केस में अगर हम बात करें कि सिंपली एसपीडीएफ डिफरेंट सेल दे रखे हैं तो कैसे फाइंड आउट करें, तो यहां हमने याद रखना है, देखो डिफरेंट के अंदर, तो जैसे हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ साथ आपने डिफरेंट सब सेल का ऑर्डर भी ध्यान रखना है, यानी ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इन डिफरेंट सब सेल। देखो डिफरेंट सब सेल के अंदर क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, है ना। पीरियोडिक टेबल में 4 ही बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस सब सेल का होगा, क्योंकि एस सब सेल नियर द न्यूक्लियस और स्पेरिकल यूनिफॉर्म साइज है, तो इक्वली रिपेल करता है। क्या करता है? इक्वली रिपेल। दूसरा क्या है? एस ऑर्बिटल्स के अंदर देखें तो हम एस सब सेल की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो ग्रेटर रिपल्सन करेंगे टू आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में ध्यान देना है कि इसका मैक्सिमम एस का क्यों है, क्योंकि इसकी क्या है? बाकी सब सेल से स्मॉलर साइज है, और ये क्या है? नियरर टू न्यूक्लियस, बाकी से न्यूक्लियस के नियर है, और इसी के साथ ये यूनिफॉर्म है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है इसकी, इसलिए जो अपना एस सब सेल है वो मैक्सिमम स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट डालता है। तो हमने देखो ये एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े। जनरली जब भी हमें मैथमेटिकली निकालना हो या कैलकुलेट करना हो तो हम थोटिकली भी आंसर दे देते हैं, या कई बार पूछ लिया जाए तो आप 100 टिक से निकाल भी सकते हैं कि जैसे किसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा, किसके ऊपर कम लगेगा। तो इसके केस में हम कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं,
और कंपेयर करके देखो कैसे निकालेंगे हम। यहां आपने एक शॉर्टेक्स की फॉर्म में भी याद रखना है। देखो जिसके ऊपर ग्रेटर जेड इफेक्टिव लगेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, उसकी स्मॉलर साइज हो जाएगी। अब जेड इफेक्टिव निकालने के लिए अपने पास अभी हमने लिखा था फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब अगर आपने डायरेक्टली निकालना है, डायरेक्टली हमने कैलकुलेट करना है कि किसी भी ऑर्बिटल्स या सबसेल्स के ऊपर कितना इफेक्ट डल रहा है, कि जेड इफेक्टिव अगर आपने डायरेक्टली निकालना है तो इन दोनों के लिए कैसे निकालते हैं, ज्यादातर हमें सेकंड या थर्ड पीरियड के लिए पूछते हैं। तो अगर सेकंड पीरियड के लिए हमने निकालना है तो सेकंड पीरियड के लिए इजीली हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ना, पूरा सल्टरी रूल लगाने की बजाय हम डायरेक्टली याद रखेंगे। और डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि 0.65, हमने सारे को सोल्व आउट कर लिया है तो 0.65 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + n से। और इसी केस में अगर हमने निकालना है थर्ड पीरियड के लिए कि कितना जेड इफेक्टिव लग रहा है, तो यहाँ थर्ड पीरियड है आपका, तो आपकी फर्स्ट और सेकंड सेल बच चुकी है, थर्ड स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ थोड़ा सा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा 1.55 प्लस में कितना हो जाएगा, अपनी सेकंड के लिए बच गया 65 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे n से। यहां अपना n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये दोनों फॉर्मूले आपने सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए, यहां याद रखेंगे अपना n क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, यहां सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी केस में हम डायरेक्ट जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन पे जितना जेड इफेक्टिव लगेगा उतनी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आपने डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम सिंपल अगर इसको सम अप करें, देखो है ना बहुत लंबा हो गया ये, इसको अगर डायरेक्टली सम अप करें तो हम आप कैसे याद रखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई किस किस पर फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, फैक्टर साइज और एटॉमिक रेडियाई, देखो किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रुप पे बढ़ रहा है तो कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने इलेक्ट्रॉन में, तो किस पे डिपेंड करता है ये, नंबर ऑफ सेल इन एन एटम। जितनी नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी उतनी एटम की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। दूसरा किस पे डिपेंड करता है ये, हम ये देखें कि उसके अंदर कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, यानी नेट न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितना नेट न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। नेक्स्ट वन किस पे कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा, यानी शिल्डिंग इफेक्ट कितना काम कर रहा है। यहाँ हम बात करें कि यहाँ शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना लग रहा है, दोनों सेम चीज है ना, अलग अलग नाम यूज कर रखे हैं सिर्फ। नेक्स्ट वन किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपाउंड के एटम की बात कर रहे हो, कोवलेंट है, मेटेलिक है या फिर वंडरवाल है। तो फोर्थ वन किस पे डिपेंड करता है ये कि टाइप ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, किस तरह के मॉलिक्यूल्स की आप बात कर रहे हो, कि मेटल्स का मॉलिक्यूल्स है, किसी नोबल गैस का है या किसी भी गैसेज या कोवलेंट कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने कोवलेंट, मेटेलिक, क्रिस्टल रेडियाई को स्टडी किया। और नेक्स्ट वन ये किस पे डिपेंड करता है आपका, कितने नंबर ऑफ, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स। और ये नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है,
किसी एटम के बीच में मान लो हम ये मान के चलें सिंपल कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल है, हम कहें कि कार्बन में सिंगल है, तो जितनी मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉलेस्ट होगा उतना ही। तो ये डिफरेंट फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को डिसाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।